Hello everyone, let's proceed further with the 8th class civics chapter 4, the executive. Now we are going to study about the president. President, as per our Indian constitution, he is the highest official in India. ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिशियल है, इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है. देन हेड ऑफ द स्टेट. उसके बाद अगर हम टर्म ऑफ वर्किंग देखेंगे तो इनका भी टर्म ऑफ वर्किंग 5 इयर्स का है. कैन बी री इलेक्टेड. उसके बाद अगर इनका वर्किंग सही चलता है तो इट कैन बी ही और शी कैन बी री इलेक्टेड अगेन एज अ प्रेसिडेंट. एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. व्हाटएवर द प्रेसिडेंट डू, जो भी इनका काम है वो पीएम की एडवाइजरी के बाद में किया जाता है. उसके बाद हम आते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस पर कि इफ यू वांट टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री तो क्या क्वालिफिकेशंस आपको रिक्वायर्ड है. सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड है ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री. कम से कम इस देश का नागरिक होना जरूरी है. उसके बाद एज लिमिट है, एज 35 या उससे ऊपर होना चाहिए. क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा. मेंबर ऑफ द लोकसभा के तौर पर वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी उनको मौका मिलेगा प्रेसिडेंट बनने का. मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. जिस वक्त आप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में खड़े हो, चुनाव लड़ रहे हो, उस वक्त आपके पास कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं होनी चाहिए. अगर है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा. उसके बाद हम देखते हैं इलेक्शंस के बारे में. तो इलेक्शन किस तरह से किया जाता है, तो जिस तरह से बाकी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, तो उनके लिए डायरेक्टली इलेक्शंस नहीं किए जाते. नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. यहाँ पे लोगों के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं किया जाता. इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स हिम और हर. इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं. अभी इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इसके अंदर आपके मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं. वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको हमें प्रेसिडेंट बनाना है. Then can resign before the term by informing vice president. अगर उनको बीच में रिजाइन करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर सेंड कर सकते हैं, रेजिग्नेशन लेटर, कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद वो रिजाइन कर सकते हैं. उसके बाद ये लेटर जो है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इन्फॉर्म्स टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा. जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन तक ये लेटर भेजा जाता है. इस तरह से वो रिजाइन कर सकते हैं. लेकिन इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, इम्पीचमेंट का है. इम्पीचमेंट क्या है, कैन द प्रेसिडेंट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर हिज और हर टर्म एंड्स. क्या उनको हम उनके टाइम पीरियड के पहले रिमूव कर सकते हैं. तो इसके लिए जो प्रोसेस है, द प्रोसीजर थ्रू विच दिस इज डन इज कॉल्ड इम्पीचमेंट. जिस प्रोसेस के जरिए इसको किया जाता है उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है. The president can be removed before the end of his or her term on the grounds of violation of the constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध उन्होंने कुछ काम करा है, कुछ उसके विरुद्ध करा है, तो उनको रिमूव कर सकते हैं. उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है. और मिसयूज ऑफ स्टेटस एंड पोजीशन, यानी इसके अलावा अपनी पोजीशन का कोई मिसयूज करा है, कोई फेवरेटिज्म करा है किसी के लिए, किसी तरह का बायसनेस करी है, तो उनको रिमूव किया जा सकता है. The case is put up in front of the Lok Sabha and Rajya Sabha. ये जो कंडीशन है पूरी इम्पीचमेंट वाली, इसको लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के सामने रखा जाता है. उसके बाद वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, और अगर 2/3 मेजोरिटी मिलती है ईच हाउस में, तब जाके आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो. इट इज अ डिग्री फॉर द नेशन टू हैव इट्स हाईएस्ट इट इज अ डिस्ग्रेस फॉर द नेशन टू हैव इट्स हाईएस्ट ऑफिशियल इम्पीच. ये सबसे बड़ी पोजीशन है जिसको इम्पीच किया जा सकता है. हालांकि इंडिया में अभी तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया हो या फिर कोई ऐसा एलिगेशन उनके ऊपर लगा हो. लेकिन कंडीशन यही है इनको रिमूव करने की कि उनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन हो कि दैट सो एंड सो पर्सन वर्कड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और मिसयूज द पावर और द स्टेटस. इट हैज नेवर हैपेंड सो फार इन इंडिया. तो इंडिया में अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या रहती है इंडिया में. From the given, it is clear that the president's position is the position of dignity and eminence. जो भी हमने उनके बारे में पढ़ा है उससे क्लियर हो जाता है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल, काफ़ी हाई स्टेटस वाली पोजीशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. However, the president doesn't exercise any power on her his own. हालांकि अपनी मर्जी से इनको कुछ करने का ऐसी कोई पावर इनके पास में नहीं है. It has been very clearly mentioned in the constitution that he or she functions on the advice of the PM. जैसे मैंने आपको क्लियर किया था कि प्रेसिडेंट को कोई भी काम करना है तो पीएम की एडवाइस के बिना काम नहीं करेंगे. तो ये मैंडेटरी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके लिए एप्लीकेबल है कि जब तक पीएम से वो सलाह मशवरा नहीं कर लेते, पीएम एडवाइस नहीं कर देता, तब तक वो कोई काम नहीं कर सकते.
It is very debatable issue, but the position of the president becomes very relevant in times of political crisis and change. लेकिन उनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट कब आती है? जब कोई पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं या कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पे जा रहे हैं, या मिड टर्म इलेक्शंस है, या कभी कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इमरजेंसी वाली कंडीशन है, तब उस वक्त प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रेसिडेंशियल जजमेंट्स एंड एक्शंस हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग दैट टाइम। ऐसे टाइम पर प्रेसिडेंट का जो जजमेंट होता है, जो उनके एक्शंस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले। फिर यहाँ पर आपको फंक्शंस दे रखे हैं आगे, जिसमें हमें एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, इमरजेंसी पावर्स, इनके बारे में क्लियर करना है। Now let's move on to the functions of the president. President also has certain distinct functions to perform. अब कुछ फंक्शंस जो हैं उनके, जैसे सबसे पहले एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, अब हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है हेड, स्टेट के हेड कहलाते हैं। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर टेकन इन द प्रेसिडेंट्स नेम, तो इसीलिए जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे, यानी उनके सिग्नेचर के बाद ही वो अप्रूव होते हैं। ही मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, लाइक those of the PM, members of Council of Ministers, governor of various states, ambassadors to foreign countries, chief justice, judges of the Supreme Court and High Courts, ये सारे, and is the supreme commander of the defense forces। उसके अलावा डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं, और इतनी सारी अपॉइंटमेंट इनके हाथ में होती है। ये सारी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं कंट्री की। उसके अलावा विद द पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड मेक पीस, उसके अलावा इनके पास वॉर डिक्लेयर करने की पावर भी होती है, और शांति की पावर भी इन्हीं के पास होती है। ही और शी रिसीव्स फॉरेन एम्बेसडर्स एंड हैज़ द पावर टू एंटर इनटू ट्रीटीज़ विद अदर स्टेट्स। जो दूसरी कंट्रीज़ के फॉरेन एम्बेसडर्स आएंगे, उनको रिसीव भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा कोई समझौता साइन करना है किसी कंट्री के साथ में, वो पावर भी इनके हाथ में, ट्रीटीज़ की विद अदर स्टेट्स। देन लेजिस्लेटिव फंक्शंस हम देखते हैं, लॉ मेकिंग में इनकी क्या सहभागिता रहती है। At the beginning of the session of Parliament each year, the President address both the houses of Parliament assembled together। जब भी किसी सेशन की शुरुआत होती है पार्लियामेंट में हर साल, तो प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस की जाती है दोनों हाउसेस को एक साथ लेकर पार्लियामेंट में। ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ही और शी फॉर्मली अनाउंसेस द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा डिसॉल्व करनी है तो पीएम की एडवाइस के बाद पे की जा सकती है, एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन, और फ्रेश इलेक्शन का ऑर्डर भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ऑल बिल्स पास बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिक्वायर द प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर। जो भी बिल दोनों हाउस के द्वारा पास किए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वो ऑर्डर बिकम्स लॉ, वो लॉ बन जाएगा। Ordinance can also be issued by the president when the parliament is not in session। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो ऑर्डिनेंस वगैरह भी पास, तो ऑर्डिनेंस होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डर इशू की जाते हैं उसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। एज मेंशन इन द प्रीवियस चैप्टर, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट अ फ्यू मेंबर्स टू द राज्यसभा। उसके अलावा कुछ मेंबर्स राज्यसभा के वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब जुडिशियल फंक्शंस देखते हैं। ही और शी हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन एंड टू रिड्यूस और पोस्टपोन अ डेथ सेंटेंस ऑन एन अपील फॉर मर्सी। अगर कोई गुनहगार है, कोई भी अपराधी है, कुछ भी है, कोर्ट में अगर उनको पनिशमेंट दी गई है डेथ की, तो अगर वो अपील करते हैं प्रेसिडेंट से, ये लास्ट ऑफिस है जहाँ पर वो अपील कर सकता है, तो प्रेसिडेंट से अपील करते हैं तो डेथ की सेंटेंस को थोड़ा कम किया जा सकता है, या उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, या फिर उनको माफ़ी भी दी जा सकती है किसी पनिशमेंट के लिए। तो ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है। ही और शी कैन ऑल्सो चेंज अ डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे वो डेथ सेंटेंस को चेंज करके आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस, एज एट द बिहेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट द एनुअल बजट इज लेड बिफोर द हाउस। एनुअल बजट इनके सामने आता है हाउस में। ही और शी कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट, फिर इनके द्वारा ही मनी सैंक्शन की जाती है गवर्नमेंट को फॉर कंटीजेंसी फंड्स। इमरजेंसी पावर देखते हैं। कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, अगर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई खतरा है, तो प्रेसिडेंट अगर अलार्मिंग कंडीशन में है, उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके पास में इस कंडीशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है कि वो उस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। उस वक्त सारा रूल जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगा। अब क्या क्या है, नेशनल इमरजेंसी देखते हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड, अगर लगता है कि इंडिया या इंडिया के किसी भी पार्ट की सिक्योरिटी को खतरा है, वॉर, फॉरेन एग्रेशन या इंटरनल आर्म रिबेलियन की वजह से, तो उस वक्त ही और शी कैन डिक्लेयर
स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग सच एन इमरजेंसी, इस कंडीशन में क्या होगा, द सेंटर कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। तो जो भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं करेगी, वहाँ पे सेंटर वर्क करेगा। मोर ओवर सम फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल आर ऑल्सो सस्पेंडेड और कटेल। और इस कंडीशन में कुछ राइट्स होते हैं आम जनता के जो कि उस वक्त सस्पेंड कर दिए जाते हैं, यानी वो राइट्स लोगों को उस वक्त नहीं दिए जाते या उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। दिस डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन अ मंथ। अब ये जो इमरजेंसी है इसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए 1 महीने के अंदर। उसके बाद देखते हैं हम गुड टू नो, नेशनल इमरजेंसी इंडिया में पहली बार 1962 में डिक्लेयर की गई थी जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था और ये 1968 तक चली थी। ओविंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ and order in the state due to the agitation for the separation of the Andhra region from Telangana, the Chief Minister Narasimha Rao was forced to resign from office. अब दूसरी कंडीशन जब अराइज हुई थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनको सेपरेशन करने वाली बात थी, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर जो नरसिम्हा राव था उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज, तो उस वक्त वहाँ पे कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट रूल चलाया गया था आंध्र प्रदेश में जनवरी 1973 में। अब स्टेट इमरजेंसी क्या होती है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं स्टेट के अंदर इफ़ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ब्रेक्स डाउन। अगर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो अ स्टेट इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर 3 years। ये इमरजेंसी 3 साल तक चल सकती है और कभी कभी इसके बियॉन्ड भी जा सकती है। ड्यूरिंग सच एन इमरजेंसी द गवर्नर रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी इमरजेंसी में गवर्नर के पास पावर होती है स्टेट को चलाने की एज द एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास फंक्शंस होते हैं, पावर होती है प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। प्रेसिडेंट जो होता है पूरी कंट्री के लिए होता है, गवर्नर स्टेट के लिए होता है। एंड द यूनियन पार्लियामेंट पासेस द बजट ऑफ द अफेक्टेड स्टेट, और फिर यहाँ से इस अफेक्टेड स्टेट के लिए बजट भी केंद्रीय सरकार के द्वारा पास किया जाता है। सेवरल स्टेट्स हैव बीन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल इन द पास्ट। हम इतिहास देखें इंडिया का तो कई बार ऐसा हुआ है, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी वो प्रेसिडेंट रूल में आ चुकी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी देखते हैं, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर हमें लगता है कि इंडिया की कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, फाइनेंशियल टर्म्स को लेकर स्टेबिलिटी को कोई प्रॉब्लम है, क्रेडिट कंडीशंस जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, ड्यूरिंग सच एन इमरजेंसी द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन बी रिड्यूस। ऐसे टाइम पर सरकारी ऑफिसर्स की तनख्वाह थोड़ी कम कर दी जाती है। जो बजट्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए उनको भी कुछ टाइम के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, या फिर प्रेसिडेंट से कंसिडरेशन होता है, अगर पास करना है तो होते हैं वरना होल्ड पे होते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज सो फार नेवर बीन डिक्लेयर्ड। अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। अब प्रिविलेजेस क्या क्या मिली हुई है प्रेसिडेंट को, सबसे पहले तो राष्ट्रपति भवन जो है इनका ऑफिशियल रेजिडेंट होता है प्रेसिडेंट का। अगर हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन इंडिया में ही है। साइड वाले पेज में आपको पिक्चर दे रखी है। ही इज़ गिवन secretarial and other staff to help him in his various duties। उनके अलग अलग फंक्शंस में हेल्प करने के लिए उनको सेक्रेटरीट दिया हुआ है। उसके अलावा द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी ट्राइड इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया वाइल ही और शी इज़ इन ऑफिस। जब तक अपने वो टर्म पीरियड में ऑफिस में तब तक इनको किसी भी ट्रायल के लिए कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता। अब उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का देखते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ भी जो लोकसभा राज्यसभा है वो मिलकर चूज़ करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। द स्टेट लेजिस्लेचर्स डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर भी इन्वाइटेड था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को इन्वाइट नहीं किया जाता, ये उस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं। द क्वालिफिकेशंस एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ द प्रेसिडेंट। तकरीबन क्वालिफिकेशन और फंक्शन इनके सिमिलर ही होते हैं प्रेसिडेंट की तरह, बस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट ही और शी परफॉर्म्स देन ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। लेकिन ये इनके फंक्शंस एप्लीकेबल तभी होते हैं जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते हैं। सबसे पहले इफ़ द प्रेसिडेंट इज़ इंडिस्पोज्ड, इफ़ द प्रेसिडेंट रिजाइंस, इफ़ द प्रेसिडेंट गोज़ अब्रॉड, इफ़ द प्रेसिडेंट सडनली एक्सपायर्स। अगर प्रेसिडेंट किसी कंडीशन के कारण वर्किंग में नहीं है, रिज़ाइन कर देते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर राज्यसभा में काम करते हैं एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स हेल्ड इन द अपर हाउस। उसके बाद हमें देखना है एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, सिविल सर्विसेज, ये क्या होती है। आफ्टर द लॉज आर पास्ड
इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स टू एनफोर्स देम। जितने भी कानून पास होते हैं वो बाद में सिविल सर्विसेज के द्वारा ही, सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही एनफोर्स किए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। द सिविल सर्वेंट्स आर द एडमिनिस्ट्रेटिव और द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं और इनका काम होता है मिनिस्टर्स को एडवाइस करना, उनकी वर्किंग में हेल्प करना। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये पर्टिकुलरली किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होते हैं। दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एंड क्वालिफिकेशन। ये अपने क्वालिफिकेशन, अपनी मेरिट, अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी ये एक्सपर्ट होते हैं, अपने अपने एरिया की इनको नॉलेज होती है। एट द सेंटर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC सिलेक्ट्स देम। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए UPSC का एग्जाम होता है जो उनको क्लियर करना पड़ता है। उसके अलावा देयर वेरियस ब्रांचेज आर, अब इसकी जो ब्रांचेज हैं वो है IAS, IPS एंड IRS। ऑन द सेम पैटर्न ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टेट पब्लिक कमीशन। तो जिस सर्विस कमीशन, तो जिस तरह से UPSC है वैसे उसी तरह से SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। विच होल्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। These officers hold key positions in their respective spheres and continue to remain in service till they reach the age of retirement. जब तक रिटायरमेंट की एज नहीं आती तब तक ये अपनी सर्विसेज देते हैं। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ UPSC आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो चेयरमैन है और UPSC के मेंबर्स ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और स्टेट वाले जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द सिविल सर्वेंट्स हैव टू बी वर्सटाइल। ये सिविल सर्वेंट्स को वर्सटाइल, इंटेलिजेंट और डेडिकेटेड होना ज़रूरी है अपने काम को लेकर। दे शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार भी होने चाहिए। एंड नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट और डोनेशन फॉर देमसेल्स, और किसी भी तरह की ब्राइब, कोई गिफ्ट, कोई डोनेशन अपने लिए स्वीकार ना करें। पूरी ईमानदारी से उनको वर्क करना होता है। दे शुड बी पोलाइट, हम्बल होने चाहिए, कोऑपरेटिव एंड ऑलवेज प्रिपेयर टू सर्व द पीपल, और हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। द स्टेट इन इंडिया ऑल्सो मेंटेन अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर बट देयर स्कोप एक्सटेंड्स ओनली विद इन द स्टेट टेरिटरीज। अब सब चीज़ें सेम एप्लीकेबल है हर जगह पूरे इंडिया में, लेकिन स्टेट के अंदर इनका थोड़ा सा स्कोप और ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा और इनको एलैबोरेट किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर द एग्जीक्यूटिव